नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एंटे और मैरी की कहानी। एंटे मैरी की बेटी होती है और वो अचानक कहीं गुम हो जाती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस से सहायता लेती है, लेकिन पुलिस ये कहकर मना कर देती है कि तुम्हारी बेटी खुद ही कहीं चली गई है। क्या वो अपनी बेटी को कभी ढूंढ पाएगी या नहीं? आइए देरी न करते हुए अपनी कहानी पर चलते हैं। साल 1981। 15 साल की एनेट अपनी माँ मैरी रोज के साथ एक यार्ड पर जाती है। यार्ड सेल का मतलब है जहाँ पर पुरानी चीज़ें बेची जा सकती हैं। वह अपनी माँ के साथ इसलिए गई थी क्योंकि 2 साल पहले उसके पिता की एक कार क्रैश में मौत हो जाती है और इस मौत की वजह से माँ और बेटी बहुत परेशान थीं। पिछले 2 सालों से अब वो सोचती हैं कि अब जो भी हुआ उस सब से निकल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, एक नई शुरुआत की जाए। इस वजह से वो अपने पिता की पुरानी चीज़ें यहाँ पर बेचने आए थे। एनेड और मैरी रोज अपनी कार से बाहर निकलते हैं। मैरी रोज थोड़ा सा आगे जाती है और पीछे एनेड खड़ी उन सामानों को देखती रहती है। तभी वहां पर एक 41 साल का आदमी आता है। इसकी खास बात यह थी कि इसे बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता था। इसे पता था किससे क्या बात करनी है और क्या पूछना है। वो एनेड से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो? इस पर एनेड सोचती है कि अंकल मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, इसलिए उसकी बातों का थोड़ा बहुत जवाब दे देती है। मैरी रोज अपनी बेटी को सामान देती है और जब वो लोग जाने वाले होते हैं तो वो अंकल को बाय बोलती है और वहां से निकल जाते हैं। ये सब मैरी रोज के लिए एक नॉर्मल बात थी। वो आदमी भी अपनी बाइक उठाता है और वहां से चला जाता है। उस समय मैरी रोज को क्या पता था कि ये आदमी कुछ ऐसा करके गया है जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी को खो दूंगी और उसकी वजह से ही ये एक क्राइम स्टोरी बन जाएगी। खैर, इसके बाद उसकी माँ और एनेट घर पहुंच जाते हैं। एनेट के पिता की जब मौत हुई तो उसके परिवार में आपस में बहुत प्यार था। एनेट की माँ मैरी उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि परिवार में एनेट की माँ और मैरी दोनों ही थे। वो उस सदमे से उबर रहे थे। एनेट और मैरी जब घर पहुंचते हैं तो एनेट अपने रूम में चली जाती है और मैरी कुछ काम करने लगती है। एनेट अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनके जाने के बाद वो 2 साल तक स्कूल तक नहीं जाती। एंटे की माँ मैरी बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरी बेटी अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। एंटे को म्यूज़िक बहुत पसंद था और वह पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती थी। वह अपने आप में ही उदास रहती थी, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। एंटे की माँ मैरी उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि एंटे के अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं है। अब मैरी रोज़ एक दिन जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसको अपने स्टेट में जॉब नहीं मिलता, तो वो दूसरे स्टेट में अप्लाई करती है। दूसरे स्टेट में उसकी जॉब लग जाती है। वो एंटे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एंटे ने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती थी। अगर वो अपनी माँ मैरी के साथ जाती तो उसकी पढ़ाई रह जाती। उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी भी तो जाना था। अपने दिल पर पत्थर रख कर मैरी अपनी बेटी एंटे को उसी घर में छोड़कर बाहर जॉब के लिए चली जाती है। अपने एक पड़ोसी से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहती है। जब माँ ही काम की वजह से अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती थी, तो एक पड़ोसी कैसे रख सकता था जो सिर्फ एक दोस्त था? पहले पहले तो सब सही था, सब चीज़ें नॉर्मल थीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में एंटे अपनी माँ को एक लेटर लिखती है और उसे बताती है कि माँ, मैंने एक दोस्त बनाया है। मैरी सोचती है कि कॉलेज गई है, वहाँ कोई अच्छा सा दोस्त मिल गया होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला था। अब धीरे धीरे एनेट का अपनी माँ से रवैया चेंज होता जा रहा था। वो सही तरीके से बात नहीं करती थी और एक दिन उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि माँ, आपने मुझे छोड़ दिया कुछ पैसों के लिए। अब मैरी रोज़ को अपनी बेटी का रवैया कुछ अलग लग रहा था, इसलिए वो अपने पड़ोसी दोस्त को फ़ोन करती है और उससे पूछती है, एंटे कैसी है? उसका पड़ोसी बताता है कि एंटे पहले से ज़्यादा खुश रहती है और उसका रवैया भी चेंज हो गया है। उसने एक दोस्त बना लिया है और वो कभी कभी आपके घर भी आता है और यहाँ पर रुक भी जाता है। इतना सुनते ही मेरी परेशान हो जाती है और वो एंटे को फ़ोन लगाकर उससे पूछती है कि जो घर आया था वो आदमी कौन है। इस पर एंटे उसे बताती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद दुनिया में कोई न बता पाए। वो मुझे अच्छा इंसान बनना सिखा रहा है, वो मुझे अच्छी बातें बताता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। लेकिन इस पर मैरी रोज़ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो सोचती है एंटे खुद समझदार हो रही है, वो अपना अच्छा बुरा जान सकती है। वो एनेट को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। वो एनेट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन मैरी चाहती थी कि जब वह उससे मिले तब उसे यह सरप्राइज़ दे। अब दोस्तों चलते हैं, जानते हैं कि वह आदमी कौन था जिससे एनेट मिलती थी।
ये वही आदमी था जो उसे यार्ड सेल पे मिला था। एनेट मात्र 16 साल की थी और वह 41 साल के एक व्यक्ति को डेट कर रही थी। लेकिन ये सभी बातें मेरी को नहीं पता थीं कि उसकी बेटी एक 41 साल के आदमी को डेट कर रही है, उसके साथ रिलेशन में है, और वो आदमी कुछ ऐसा था। एनेट को अगर इस आदमी के बारे में पता चल जाता, इसके पास्ट के बारे में पता चल जाता और वो इस आदमी की हिस्ट्री सुन लेती, तो इससे बचकर वो दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हो जाती। इस आदमी ने 41 साल की ज़िंदगी में क्या किया बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दूसरी तरफ मैरी ने एक घर खरीदा था दूसरे स्टेट में। उसका सपना था कि वह अपनी ज़िंदगी के हसीन पल अपनी बेटी के साथ इसी घर में गुजारेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी उससे दूर होती जा रही है। इसी दौरान ये आदमी जिसका नाम है फेलिक्स वो आता है और एंटे से कहता है, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं और तुम मेरी मोटरसाइकिल पर पूरा देश घूमेंगे। अब एनेट को भी वो पसंद था और वो उसके साथ जाना चाहती थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि मैं अपने दोस्त के साथ जाना चाहती हूँ रोड ट्रिप पर। मैरी भी जानती थी कि मैं इसे मना करूँगी, पर ये मानेगी नहीं। अगर मैं मना करूँगी तब भी ये उसके साथ जाएगी, इसलिए वो उसे हाँ कह देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी पर बंदिश नहीं लगाना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये रोड टूर 1 महीने का या 1 हफ्ते का था, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक रोड टूर 1 साल का था और इस दौरान वह अपनी माँ से लेटर पर बात करती थी, लेकिन वह हमेशा अपनी जगह बदलती रहती थी। वो ट्रिप करती रहती थी। अब ऐसे ही एक दिन सुबह-सुबह मेरी रोज़ उठती है। उसे फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसकी बेटी है कि माँ, मैं इस आदमी से शादी करने वाली हूँ। अब यहाँ पर आकर मेरी रोज़ को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर अभी तक चल क्या रहा था। वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम रुक जाओ, अभी तुम 18 साल की हो जाओगी तब शादी कर लेना। लेकिन एंटे नहीं मानती और 17 साल की उम्र में वो 42 साल के आदमी से शादी कर लेती है। पर मैरी उसे मना नहीं कर सकती थी। अगर वो मना करती तब भी एंटे शादी करती, क्योंकि वह मैरी की कोई भी बात नहीं मानने को तैयार थी। वो उस आदमी के प्यार में इतनी पागल थी कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मैरी ने ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। मैरी रोज ने जब ये घर खरीदा था, तो उसने सोचा था कि वो और एनेट इस घर में साथ रहेंगे और अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारेंगे। ये घर अपने और अपनी बेटी के नाम पर खरीदा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद एंटे को अपने घर के लिए कमाना पड़े। इसलिए उसने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो पहले से ही खराब हो चुकी थी। समय का पहिया चलता चला जा रहा था। अब एक दिन एनेट अपनी माँ मैरी रोज़ को बताती है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी के बाद फेलिक्स काफ़ी बदल गया है। पहले जो चीज़ें उसे पसंद थी, अब वही चीज़ें फेलिक्स की उसे परेशान कर रही हैं। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हुई तो फेलिक्स ने कहा कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और ज़बरदस्ती उस बच्चे का अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। इन सब से परेशान होकर एनेट अपनी माँ मैरी के पास आ जाती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है। मैरी रोज़ बताती है कि जब एनेट उस आदमी के यहाँ से वापस आई, तो वो बहुत बदल गई। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वह क्या कर रही है। ऐसा लगता था कि वह किसी जादुई शक्ति का शिकार हो गई है। वो अजीब सा बर्ताव करती थी। एनेट को अपनी माँ के साथ रहते हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। लेकिन तभी एक दिन घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और वो था फेलिक्स। दरवाज़ा खुलता है और वो बिना पूछे ही अंदर आ जाता है और वो एनट से मिलने की ज़िद करता है। मैरी से कहता है, मैं एनट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैरी भी बाहर चली जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और एनट जब बाहर आती है तो वो मैरी से कहती है, माँ, ये घर मेरा है और मैं इस घर में रहूँगी अपने पति के साथ, और आप इस घर से जा सकती हैं। और अपनी माँ मैरी पर इल्ज़ाम भी लगाती है, ये घर मेरे नाम था, मेरी माँ ने इस घर में आधा कब्ज़ा कर लिया है। मैरी भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बाद मैरी रोज़ को पता चलता है कि एनेट ने पूरा घर जो कि उसके नाम पर था, वो सारी प्रॉपर्टी फिलिक्स के नाम पर कर दी है और इसके 3 हफ्ते के बाद ही वहाँ से गायब हो गई है। एनेट का दिखना बंद हो गया। एनेट से बात होनी बंद हो गई। फेलिक्स विल कहता है कि एनेट किसी लड़के के साथ उसे छोड़कर मेक्सिको चली गई है। वो कब वापस आएगी उसे नहीं पता। वो उसी के साथ रहना चाहती थी। उसने मुझे धोखा दे दिया। पर मैरी रोज़ को तो पता था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है। मैरी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने फेरिक्स बेल की बात मानी और कहा कि हाँ, आपकी बेटी चली गई होगी, क्योंकि वो एक अच्छी और जवान लड़की थी और ये बूढ़ा।
इसलिए आपकी बेटी ज़रूर चली गई होगी। पर मैरी तो ये जानती थी कि एनेट के साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। तब मैरी रोज़ सोचती है कि इस आदमी के बारे में पता किया जाए कि ये आदमी आखिर है कौन। ज़िंदगी में 20 साल पीछे जाकर मैरी रोज़ को पता चलना था कि एनेट के साथ हुआ क्या था। पुलिस भी उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो बहुत मुश्किल से एक लीड तक पहुंचती है। 1992 में करीब आधा देश ट्रेवल कर वो पहुंचती है एक लड़की स्लीव जॉर्डन के पास। या कोई और नहीं बल्कि फिलिक्स फेल की बहन थी। उससे बात करने पर पता चलता है कि फिलिक्स वेल की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। तो जॉर्डन एक आदमी का नाम बताती है जिसका नाम था विल हॉटल। और जब मैरी पूछती है कि यह विल हॉटल कौन है, तब सू जॉर्डन वो बात बताती है जिसे सुनकर मैरी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। 1 साल की मेहनत के बाद उसे विल होटल का एड्रेस मिल जाता है। 1993 में मेरी रोज़ विल होटल के पास पहुंचती है और बताती है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फेलिक्स वेल ने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली और पता नहीं वो कहाँ चली गई। अचानक से रातों रात गायब हो गई। ये सुनते ही वो आदमी भी हैरान हो जाता है। याद नहीं कौन है, आपको बताते हैं। वो मेरी रोज़ से बताना शुरू कर देता है। उसका नाम मेरी होटल वेल था, यानी कि वो फेलिक्स वेल की बीवी थी। वेल होटल बताता है कि उसकी बहन बहुत अलग थी, वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, इसलिए वह यूनिवर्सिटी गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात फेलिक्स वेल से हुई। 1960 में मुलाकात हुई। मुलाकात के 6 महीने बाद ही वेल ने अपने प्यार का इजहार किया, उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए दोनों की शादी हो गई। यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था। यहाँ शादी तो हो जाती है। शादी के बाद उन्हें बच्चा होता है जिसका नाम था बेलवेल। देखा जाए तो एक इंसान को और क्या चाहिए, एक छोटा सा घर, छोटा सा परिवार और एक साथी जो उसे एक हद तक प्यार करे, और एक बच्चा जो उसकी एक उम्मीद की करण होती है। लेकिन शायद फिलिक्स वेल ये नहीं चाहता था। शादी से पहले फिलिक्स वेल बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद अचानक बदल गया। शादी के बाद वो उसे ऐसे रखता जैसे किसी कैदी को उसने कैद करके रखा हो। पूरी तरह उसे कंट्रोल करना चाहता था, अपनी बात मनवाना चाहता था। मैरी होटल से यह भी कहा था कि एक बच्चा तो हो गया, लेकिन अगर दूसरा बच्चा किया तो उस तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैरी होटल ऐसी दर्दनाक जिंदगी जी रही थी, लेकिन कितने दिन। उसने फेलिक्स वेल को छोड़कर अपनी माँ के पास जाने का फैसला किया। जब अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी है, तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए, शायद तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाए। हम इस दुनिया में कब तक रहेंगे, तुम्हारा एक बच्चा है, उसे लेकर कहाँ भटकोगी, कल का क्या होगा, कैसे इस बच्चे को पाल पाओगी। अपनी माँ की बात मानकर मैरी होटल अपने पति के साथ वापस उसकी ज़िंदगी में चली जाती है, और यही उसकी आखिरी गलती थी। मैरी का जो बेटा था वेल, वो उसकी माँ के पास था। एक सुबह दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं। फिशिंग के लिए वह बोट में वहाँ पहुँचते हैं, और 1 घंटे बाद बोट में अकेला फिलिक्स होता है, जो कि सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर यह चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरी वाइफ, मेरी बीबी पानी में गिर गए, कोई उससे बचाओ। यह देखकर पुलिस सबसे पहले उसे अरेस्ट करती है, क्योंकि आपको बताते हैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था वह बताने के लिए कि उसे कोई बचाए, बल्कि आसपास तो बहुत सारे बोटर्स थे, कई लोग मौजूद थे जो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि वहां पर तो बचाव दल के लोग भी मौजूद थे जिनका काम ही होता है डूबते हुए लोगों को बचाना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इन सब बातों को देखते हुए ये साफ साफ मर्डर लग रहा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैरी होटलवेल की बॉडी 2 दिनों तक ढूंढी जाती है। 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है और उस पर केस शुरू हो जाता है। बॉडी पानी से निकाली जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि मर्डर हुआ था। लेकिन यहाँ पर केस शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। आपको ये आगे पता चलेगा कि फिलिक्स वेल को सज़ा क्यों नहीं होती। कॉर्नर कहता है कि यह मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट है। कॉर्नर एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं जो कि मर्डर के केस को हैंडल करते हैं। वेल होटल सारी बातें मेरी रोज़ को बता देता है। मेरी रोज़ तो अपनी बेटी के बारे में पता करने आई थी, लेकिन उसे यहाँ आकर पता चलता है कि ये फिलिक्स वेल किसी और की बेटी के साथ भी बहुत कुछ कर चुका था। अब और वजह मिल जाती है इस आदमी को सलाखों के पीछे देखने की। अब यहाँ पर एलेट और मेरी हेल्टर दोनों केस के बीच में सिमिलरिटी ये थी कि फिलिक्स वेल पहले उन दोनों से बहुत प्यार करता है, बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन शादी के बाद
वो अपनी बीवियों को बहुत ही प्रताड़ित करता है और वह ये भी चाहता है कि वो किसी बच्चे को जन्म न दें। जब मैरी वहाँ से जाने लगती है तो विल हेल्टर उसे बहुत अजीब सी चीज़ बताता है। कहता है कि 1995 में उसे बहुत कॉल्स आई थी एक लड़की शैरॉन हंसल की। मैरी रोज़ पूछती है वो लड़की कौन थी जिसकी तुम्हें कॉल आती थी। तब विल हेल्टर बताता है कि वो फिलिक्स वेल की अगली गर्लफ्रेंड थी जो गायब हो गई। मैरी सुनते ही अपना माथा पकड़ लेती है, सोचती है यह आदमी और क्या-क्या कर चुका है। 1994 में नॉर्थ डकोटा में मैरी रोज़ जाती है ब्रायन हंसल से मिलने। ये कहती है मुझे शारों के बारे में बात करनी है और उन दोनों की पहले फ़ोन पर बात हो चुकी थी। ब्रायन हंसल कहता है कि वो बहुत खुश रहने वाली लड़की थी, जो उससे मिलता उससे इम्प्रेस हो जाता था। लेकिन जब 24 साल की थी तब वह कैलिफ़ोर्निया घूमने के लिए गई थी। फेलिक्स वेल ने उसे कुछ ऐसा कह दिया जो उसकी बहन शेरॉन सुनना चाहती थी और पता नहीं क्यों वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़े फेलिक्स वेल के साथ अट्रैक्टिव फील करने लगी। उसे थोड़ा-थोड़ा उसके प्रति कुछ फील होने लगा था। ऐसे ही दोनों मिलकर घूमना शुरू कर दिए। बाद में दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब यहाँ पर फेलिक्स ने उसके साथ घूमने का प्लान बनाया और ट्रैवल की शौकीन शेरों भी घूमने के लिए तैयार हो गई। लेकिन टाइम के साथ साथ फेलिक्स बदलने लगा जैसे जैसे वो घूमते गए। फेलिक्स कंट्रोलिंग होता चला गया। शेरों के घर वालों को पता था कि शेरों किसी फेलिक्स नाम के आदमी के साथ घूमने गई है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। ऐसे ही एक दिन शेरों अपने घर फ़ोन करती है और बताती है कि नॉर्थ अमेरिका में घूमने के लिए जा रही है और यह कहकर वो फ़ोन काट देती है। लेकिन उसकी मदर यह जान चुकी थी कि उसकी बेटी एक बहुत बड़े खतरे में है। हालांकि उसकी बेटी ने बहुत थोड़ी बात की थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में जो दर्द था वह समझ चुकी थी कि वह क्या कहना चाहती है। पर उसकी माँ को क्या पता था कि आज वो अपनी बेटी की आखिरी बार आवाज़ सुन रही है। करीब 20 दिन के बाद शेरो उनकी मदर के पास एक लेटर आता है और वो लेटर फिलिक्स ने लिखा था कि शेरो किसी अपने दोस्त के साथ जो कि अभी अभी मिला था उसके साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने चली गई है। मुझे नहीं पता, अगर वो आपसे मिले तो आप प्लीज़ से उसकी बात मुझसे करवा दीजिएगा। शेरों की माँ ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाई, पर पुलिस का कहना था कि शेरोन अपनी मर्जी से कहीं गई है। पुलिस उस केस की जांच आगे नहीं करती। ब्रायल मैरी रोज को बिल बेल के बारे में बताता है। मैरी को उसकी याद आती है। हाँ, फेलिक्स का बेटा विल बेल जो है। आज मैरी रोज विल बेल से मिलने के लिए जाती है। पहले पहले वह मिलने से मना करता है, कहता है कि जो मेरा फादर है मैं उससे जितना दूर रह सकूं रहना चाहता हूँ। वो बहुत ही बेकार का आदमी है, मैं उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन फिर वो सोचता है शायद इस तरह मेरी माँ को इंसाफ मिल जाए, इसलिए वह मैरी रोज से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो मैरी रोज से कहता है कि जो हम दोनों के बीच बात हो रही है उसका मेरे पिता को कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो मैरी रोज को बताता है जब मैं 8 साल का था तब शेरो, जो कि मेरे फादर की गर्लफ्रेंड थी, उन दोनों के बीच में बात हो रही थी। और ये बात थी, फिलिप कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। शेरो कह रही थी ये तुम नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों अपने ऊपर अपना इल्ज़ाम ले रहे हो। ये बात वेल सुन लेता है और वह पुलिस स्टेशन जाता है जो मात्र 8 साल का था। वो पुलिस को बताता है कि मैं अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता, वो मुझे मारता पीटता है। बाद में वेल बेल को उसकी नानी को सौंप दिया जाता है। वहाँ पर वो राहत की सांस लेता है। लेकिन जितना समय वो वहाँ पर रहा था उसे एक ही बात का डर रहता, कहीं दरिंदा फिलिक्स उसके पास ना आ जाए। और ऐसा हुआ। जब बिलवेल 13 साल का हो गया तब फिलिक्स वेल अपने बेटे से मिलने आया और उस दिन के बाद आज तक उसने अपने पिता से न मिलने की कोशिश की और न फिर कोई मुलाकात हुई। 22 साल हो चुके थे मैरी रोज को ये सब करते करते। जो काम पुलिस या किसी डिटेक्टिव को करना चाहिए था वो काम एक माँ कर रही थी। अब यहाँ पर मेरी रोज के पास होटल की, हैसल की और विल की फैमिली की गवाही थी और साथ में उसके पास अपनी भी गवाही थी कि फिलिक्स वेल एक सीरियल किलर है। अब वो सारी जानकारी लेकर पहुंचती है एफबीआई के पास। एक ऑफिसर से बात होती है। उस ऑफिसर का काम था सीरियल किलिंग और उसके साथ जो कोल्ड केसेस होते हैं उनके ऊपर नज़र रखना। मैरी रोज सारी चीज़ बताती है। एक ऑफिसर इंटरेस्टेड भी होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि अचानक सरकार एफबीआई का बजट कट कर देती है। जिन कोर्ट केसेस पर टीम काम कर रही थी उस डिपार्टमेंट को ही बंद करना पड़ता है। मैरी रोज ने इतनी मशक्क़त के बाद 22-23 साल में इतनी जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन आज वो वहीं पर खड़ी थी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। मैरी रोज ज़ीरो पर आ चुकी थी।
लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसे होने वाला था जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस बात को 8 साल और निकल जाते हैं। मेरी रोज़ को 30 साल हो चुके थे अपनी बेटी को देखे हुए, और 30 साल हो चुके थे उसको इस केस पर काम करते हुए। जून 2011 मैरी रोज़ अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही थी और साथ में रेडियो चल रहा था। तब अचानक से रेडियो पर एक शो आता है, कोल्ड केसेस सॉल्व नाम से। यह एक रिपोर्टर होता है जो पुराने केसों को सॉल्व करता है। 50 साल का एक पुराना केस उसने सॉल्व कर दिया था। मैरी रोज़ यह सब अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। ख़त्म होने वाला था, लेकिन उस शो पर लोग कॉल कर सकते थे। रेडियो रिपोर्टर को फटाफट कॉल लगाने लगती है मैरी रोज़। फ़ोन लगाती रहती है, एक बार नहीं लगता, 2 बार नहीं लगता, लेकिन तीसरी बार उसका फ़ोन लग जाता है। रिपोर्टर का नाम था ज़ेरी, जो कि मिसिसिपी का रहने वाला ही था। मैरी रोज़ उससे कहती है कि मैं एक सीरियल किलर को जानती हूँ जो मिसिसिपी में ही रहता है। वो एक आम नागरिक की तरह ही रह रहा है। क्या तुम इस केस पर काम करोगे? तब वो कहता है, मेरा तो काम ही यही है, मैं ज़रूर करूँगा। और फिर वो दोनों एक दिन मिलते हैं। फिलिक्स वेल का वो पूरा केस उसे समझाती है और कहती है, तुम ये केस सॉल्व करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। मैरी रोज़ उसे कहती है, ये जो व्यक्ति है फिलिक्स वेल, मैं जानती हूँ ये कहाँ पर रहता है और अब मैं उसका सामना करूँगी। मैरी रोज़ उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल चलूँगा। और दोनों एक पुराने से टाउन में जाते हैं, एक पुराना सा घर। घर के आसपास देखते हैं। जर्मिनेशन कहता है कि कोई हमें आसपास देख तो नहीं रहता। मैरी रोज़ कहती है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। घर के पीछे एक बैक विंडो होती है जो थोड़ी सी खुली होती है। उसका थोड़ा सा शीशा टूटा होता है। मैरी रोज़ उसी विंडो से अंदर झांकती है और वहीं से अंदर घुस जाती है। वो दोनों अंदर जा चुके थे और इन लोगों को घर के अंदर बहुत सारे हथियार देखने को मिलते हैं। बंदूक वगैरह नहीं, बल्कि चाकू और हथौड़े जैसे कुछ सामान जो जानवरों को काटने के काम आते हैं। कुछ धार्मिक किताबें मिलती हैं जो गॉड की नहीं होती, काले जादू की किताबें थीं। ये अंदर खड़े ही थे कि इन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है और ये चौंक कर घूमते हैं तो पीछे इनके एकदम एक महिला खड़ी होती है और वो पूछती है, तुम अंदर कैसे आए और क्यों आए? तो तब ये सारी कहानी उस औरत को बता देते हैं। सच वो लड़की थी, काय फॉल्कन, जो फिल्किस की बहन थी। वो इससे मिलती जुलती तो नहीं थी, वो पास में ही रहती थी और यहाँ पास से गुजर रही थी तो वो यहाँ आ गई। उसने बताया, हाँ शायद फिल्किस ये सब कुछ कर सकता है। अब वो रिपोर्टर समय बर्बाद नहीं करता और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अभी तक कोई पुलिस वाला उस पर काम करने को राजी नहीं था। 4 साल और लग जाते हैं। तब तक जैरी एक किताब लिख देता है जिसमें सारे एविडेंस, सारी गवाही, सारे इंटरव्यू थे। जब यह किताब छपती है तब लोगों में हल्ला मच जाता है। लोग दबाव बनाने लगते हैं कि एफबीआई को इसके ऊपर काम करना चाहिए और एक ऑफिसर इसके ऊपर काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। उसे बताया जाता है कि 50 साल से 3 महिलाएं गायब हैं और उनकी सीरियल किलिंग का इल्ज़ाम जिस व्यक्ति पर है उसका नाम है फिलिक्स वेल। ऑफिसर कहता है जो उसकी पहली पत्नी थी, मैरी हॉटल, क्योंकि उसी की मौत हुई थी और उसी का केस दर्ज हुआ था। इसलिए वो फटाफट वहाँ से फिलिक्स वेल के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं। उन्हें अंदर जाकर जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत अजीब थीं। उन्हें वहाँ पर एक बड़ी डायरी मिलती है जो 30 साल पुरानी थी। 2500 से 2600 के आसपास पेज थे, लेकिन उसमें एक बात तो साफ थी, उसने उन लड़कियों को मारा तो था, लेकिन उसने इस किताब में कभी कुछ नहीं लिखा था। और इस लिहाज से यह किताब किसी भी लिहाज से केस के मतलब की नहीं थी। ये 50 साल पुराना केस था। पहले तो इसको एक्सीडेंट ही करार दे दिए गए थे, मर्डर था ही नहीं। लेकिन सबूतों के आधार पर इसमें सबूत ढूंढे जा रहे थे। लेकिन 50 साल बाद सबूत मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। जिसने मैरी होटल की लाश रेस्क्यू की थी उसका भी पता नहीं था। पता नहीं उसका ट्रांसफ़र हो गया था या रिटायर हो गया था। लेकिन तभी आगे कहानी सुनिए। जिस दिन फेलिक्स विल ने अपनी पत्नी मैरी हैटन को मारा था, उस दिन पुलिस ने एक वेल्फेयर के फादर की बोट ली थी। उसका फादर ही उस बोट का ऑनर था और फादर ही बोट चलाता था। वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले गया था। उस बच्चे ने मैरी हैटल की लाश अपनी आंखों से देखी थी और उसे पानी से निकालते समय उसने कुछ फ़ोटो भी निकाल ली थी। उसके हाथों पर रस्सी से बंधने के निशान थे और मुंह पर स्कार्फ बंधा हुआ था।
तब एसबीआई के पास पहुंचती है। फुटेज को लेकर वो जांच के लिए भेजते हैं और यहाँ पता चलता है कि वो फुटेज बिल्कुल सही थे। फेलिक्स वेल को उन सबूतों के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके खिलाफ सभी गवाही देते हैं। सबसे बड़ा गवाह था वो बच्चा जिसने वो फोटो निकाली थी और अपने पापा के साथ उसने मैरी होटल की लाश देखी थी। वो अब एक बुजुर्ग हो चुका था और वो एक व्हीलचेयर पर गवाही देने के लिए आता है। सबके बाद फिलिक्स वेल को उम्र कैद की सजा होती है और अगर पुलिस समय पर अपना काम करती तो शायद उन दो लड़कियों की जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने सही से काम नहीं किया जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों की जान जाती है। मैरी रोज़ अपनी बेटी को बचा तो नहीं पाती, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ ज़रूर ले लेती है और साथ ही दो अन्य लड़कियों के लिए जो शायद इस गुमनामी के अंधेरे में खो सी गई थीं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद।